हेलो एवरीवन। तो हमने क्या है कि 5 क्लासेज अपनी कंप्लीट कर ली है। ये हमारा पार्ट 6 है, ठीक है। तो अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि विच प्रिजर्वेटिव इज़ यूज्ड फॉर CSF कलेक्शन फॉर एक्यूरेट सेल काउंट एंड माइक्रोबायोलॉजी। इसने पूछा है कि ऐसा कौन सा प्रिजर्वेटिव है जिसको हम CSF कलेक्शन के लिए यूज़ करते हैं फॉर एक्यूरेट सेल काउंट एंड माइक्रोबायोलॉजी। सेल काउंट के लिए और माइक्रोबायोलॉजी के लिए हम कौन सा प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो भी हम CSF सैंपल लेते हैं उसके अंदर हम किसी भी तरीके का प्रिजर्वेटिव यूज़ नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, हम यूज़ स्टेराइल कंटेनर्स। हम स्टेराइल कंटेनर यूज़ करते हैं जिसके अंदर कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं हो, ठीक है। ये आपको याद रखना है। उसी से हम सेल काउंट करते हैं और उसी से हम जो है वो माइक्रोबायोलॉजी के जो टेस्ट है वो हम रन करते हैं। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड, नन इसका जो है वो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्लूड LFT। इनमें से कौन सा जो है वो LFT के अंदर इंक्लूड नहीं है। अब आपको पता होना चाहिए ना कि LFT के अंदर जो है वो कौन कौन से पैरामीटर आते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर कौन से आएंगे, पहला आएगा इसमें क्या, टोटल बिलीरुबिन, ठीक है। दूसरा आएगा डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट बिलीरुबिन, ठीक है। नेक्स्ट आएगा अपना क्या, SGOT और एक आएगा SGPT, देन ALP, GGT और प्रोटीन के अंदर एक तो टोटल प्रोटीन, ठीक है। देन उसके बाद एल्ब्यूमिन और एक आएगा अपना कौन सा, एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन रेशियो। तो ये सारे पैरामीटर आते हैं किसके अंदर, LFT के अंदर। तो इसमें आप अगर देखो तो ALP भी है, SGOT भी है और बिलीरुबिन भी है, लेकिन बाइल एसिड नहीं है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, अपना सेकंड आंसर हो जाएगा बाइल एसिड। बाइल एसिड जो है वो LFT के अंदर इंक्लूड हम नहीं करते हैं। नेक्स्ट है कि द टोटल नंबर ऑफ बोन्स आर फाउंड इन राइट अपर लिम्ब। जो हमारा राइट अपर लिम्ब है उसके अंदर कितनी बोन्स मिलती है, ये पूछा है मेनली। अब देखो जैसे कि हमारी ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, ये 2 हाथ हो गए। तो ये जो हमारा स्कल है इसके अंदर बोन्स होती है टोटल 22 बोन्स, ठीक है। जिसमें से 14 होगी कौन सी, फेशियल बोन्स, और 8 होती है इसके अंदर क्रेनियल बोन्स। कौन सी, क्रेनियल बोन्स, ठीक। क्रेनियल बोन हो गई और फेशियल बोन हो गई। और ये जो हमारे कान होते हैं ना, ईयर्स, उसके अंदर हमारी ईयर ओसिकल्स होती है, ठीक है। ईयर ओसिकल्स, वो बोन्स नहीं होती, वो ओसिकल्स होती है। और वो कितनी होती है, 3 + 3 6 ये हो गई। देन उसके बाद ये हमारा जो गले वाला पोर्शन है उसके अंदर एक होगी कौन सी, हायोइड बोन होगी। और यहाँ पे हमारी जो रिब्स होंगी, रिब्स कितनी होती है, तो वो 12 पेयर होगी, है ना, 12 पेयर होगी, यानी कि 12 + 12 24 होगी। और जो हमारे दोनों हाथ हैं और जो दोनों पैर हैं, जो अपर लिम्ब और जो लोअर लिम्ब है, उनके अंदर 30 बोन्स होती है, 30 बोन्स एंड 30। तो टोटल कितनी हो गई, 120 बोन्स हो गई हमारे अपर और लोअर लिम्ब के अंदर। तो इसने पूछा है कि हमारा जो राइट अपर लिम्ब है उसके अंदर कितनी होगी, तो राइट अपर में कितनी होगी, 30 बोन होगी। तो आंसर कौन सा आ जाएगा, बी आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है हाउ मैनी मोलर्स आर प्रेजेंट इन परमानेंट टीथ ऑफ ह्यूमन जो, कि हमारे जब परमानेंट टीथ आते हैं तो उसके अंदर मोलर जो टीथ होते हैं वो कितने होते हैं। अब देखो जो ह्यूमन जो है उसका जो डेंटल फॉर्मूला जिसको बोलते हैं वो कितना होता है, 32 टीथ होते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात, हमारा जो फॉर्मूला होता है जिसको हम डेंटल फॉर्मूला बोलते हैं, डेंटल फॉर्मूला, वो एडल्ट के अंदर कितना होगा, उसको बोलते हैं 2123/2123। अब ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के अंदर ये 2 क्या होंगे, इनको बोलते हैं क्या, इंसाइजर। ये 1 होगा क्या, कैनाइन, 2 होंगे प्रीमोलर एंड लास्ट ये 3 होंगे कौन से, मोलर टीथ, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब ये किस तरीके से सेट होते हैं वो देखो, जैसे कि ये हमारा जो है अपर जो है, ये हमारा लोअर जो है, इसका हाफ कर लो, ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला है 2123 इस तरीके से सेट होता है, जैसे कि यहाँ पे होगा 2123, ऐसे इस तरफ होगा 2123, वैसे नीचे होगा 2123 एंड देन 2123। ये इस तरीके से सेट होते हैं, यानी कि ये जो है वो
अपर साइड का जो हाफ वाला जो है उसी का फॉर्मूला है, ठीक है। अब इसने पूछा है कि मोलर कितने हैं, है ना, इसने मोलर पूछा है, तो मोलर कितने होंगे, ये 3 वाले मोलर हैं, तो 3 3 3 और 3, तो ये कितने हो गए, 12 हो गए, है ना। तो आंसर आ जाएगा कौन सा, B12 होते हैं मोलर्स, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास है विच डिजीज अकर्स आफ्टर ईटिंग अनकुक्ड मीट। जो अनकुक्ड मीट है, जो आधा पका हुआ जो मीट है, उसको खाने से कौन सी डिजीज़ होती है, मैंने ये पूछा हुआ है। तो इसमें आपको पता है कि जो बेसिलस एंथ्रेक्स है वो किससे फैलता है, तो वो फैलता है एक तो इनहेलेशन से, इनहेलेशन या फिर इंजेक्शन, या फिर जो है वो डायरेक्टली स्किन से फैलता है, ये आपको पता है। और जो ब्रूसेला है वो कैसे फैलेगा, वो फैलेगा अनपास्चुराइज्ड, जो अनपास्चुराइज्ड डेयरी प्रोडक्ट है, ठीक है, उनसे क्या फैलता है, उनसे ब्रूसेला। और लास्ट ऑप्शन, इसका थर्ड ऑप्शन है ट्राइचिनोसिस, ये थोड़ा गलत है, ट्राइचिनोसिस, ट्राइचिनोसिस, ये वाला जो है वो ये किससे फैलेगा, तो ये फैलेगा अपना कौन सा, ये अनकुक्ड मीट, ये फैलेगा अनकुक्ड मीट खाने से। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, कौन सा, ट्राइचिनोसिस। और ये जो लास्ट वाला टीबी है ये आपको बताया ये एयरबोर्न डिजीज़ है, ठीक है, ये एयरबोर्न डिजीज़ है, ये ड्रॉपलेट से फैलती है, ये सभी को पता है। तो आंसर कौन सा आ जाएगा, थर्ड वाला ट्राइचिनोसिस। 6 हमारे पास है कि ड्यूरिंग विटामिन D3 सिंथेसिस, विटामिन D3 के सिंथेसिस के टाइम पे फर्स्ट हाइड्रोक्सिलेशन, हाइड्रोक्सिलेशन बोलते हैं जब OH ग्रुप ऐड होता है उसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिलेशन, टेक्स प्लेस इन, कि जो पहला हाइड्रोक्सिलेशन है वो कहाँ होगा, ये पूछा गया है मेनली। तो आपको पूरी प्रोसेस का पता होना चाहिए, जैसे कि हमारी स्किन के अंदर क्या होगा, जब स्किन के ऊपर धूप पड़ती है या UVB लाइट पड़ती है तो उसके अंदर जो 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल होता है वो किस में चेंज होगा, जब UVB लाइट पड़ेगी तो वो चेंज होगा किसके अंदर, प्री विटामिन D3 में चेंज होगा। देन ये किसके अंदर चेंज होगा, ये विटामिन D3 में चेंज होगा। और विटामिन D3 से क्या होगा कि यहाँ पे जो है वो हाइड्रोक्सिलेशन होना स्टार्ट होगा, ठीक है। तो पहला जो हाइड्रोक्सिलेशन है, ठीक है, जब OH जुड़ेगा तो ये होगा हमारा काम किस में, लीवर के अंदर। और यही अपने को पूछा है कि पहला हाइड्रोक्सिलेशन कहाँ होगा, तो वो होगा लीवर के अंदर। देन इसके बाद क्या बनेगा, 25 हाइड्रोक्सी विटामिन D3 बन गया। उसके बाद जो है वो हमारा होगा क्या, सेकंड हाइड्रोक्सिलेशन, ये होगा किसके अंदर, किडनी के अंदर। इसके बाद बनेगा 125 हाइड्रोक्सी विटामिन D3, ठीक है, इसको बोलते हैं कैल्सिट्राइओल, कैल्सिट्राइओल बोलते हैं इसको, ठीक है। और इस वाले को बोलते हैं क्या, कैल्सिडाइओल, कैल्सिडाइओल बोलते हैं। और ये जो बना है हमारा कौन सा, ये 125 हाइड्रोक्सी विटामिन D3, यही जो है वो बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म होती है ना, तो इसको बोलेंगे बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म, ठीक है। तो इसमें हमारा पहला जो हाइड्रोक्सिलेशन है वो कहाँ होगा, वो होगा लीवर के अंदर। अगला हमारे पास है कि टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी इन्वॉल्व इन RH इनकॉम्पेटिबिलिटी। जो RH इनकॉम्पेटिबिलिटी है उसके अंदर जो हाइपर सेंसिटिविटी मिलेगी वो किस टाइप की होगी, ये पूछा गया है। तो जितने भी टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी है उनके एग्जाम्पल आपको पता होने चाहिए। जैसे कि टाइप 1 जो है वो किस में मिलेगी, तो एक तो एनाफाइलेक्सिस में, और एक मिलेगी अस्थमा में, तो ये भी पूछ सकते हैं। टाइप 2 कहाँ मिलेगी, ये मिलेगी एक तो हमारी जितनी भी ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस है उसमें मिलेगी, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन में पूछा गया RH इनकम्पेटिबिलिटी, ठीक है। और तीसरा हमें याद रखना है कौन सा, हीमोलिटिक एनीमिया, हीमोलिटिक एनीमिया। इन तीनों के अंदर जो है वो टाइप 2 मिलेगी। और टाइप 3 किसके अंदर मिलेगी, तो इसके 4 एग्जाम्पल है। एक तो आर्थस रिएक्शन, एक सीरम सिकनेस, और थर्ड है इसका ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस।
और लास्ट इसका है कौन सा, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ये जो 4 एग्जाम्पल है वो किसके हैं, टाइप 3 के हैं। और टाइप 4 का एक ही एग्जाम्पल आपको याद रखना है, वो कौन सा, ट्यूबरकुलिन टेस्ट। ट्यूबरकुलिन टेस्ट जो कि हम किसके लिए करते हैं, टीबी के लिए करते हैं। इसके अंदर टाइप 4 टाइप की जो है वो हाइपर सेंसिटिविटी देखने को मिलेगी। तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा, इसका आ जाएगा सेकंड, टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है टेम्परेचर रेंज फॉर ऑटोक्लेविंग। ऑटोक्लेविंग के लिए टेम्परेचर की रेंज क्या होगी, तो सभी को पता है कि इसको 121 डिग्री सेल्सियस के ऊपर करते हैं। वो कितने मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए। और जो ऑटोक्लेविंग के अलावा जो मेथड है उनकी भी जो है वो उनका टेम्परेचर और उनकी टाइमिंग भी आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि एक हॉट एयर ओवन है ना, हॉट एयर ओवन, उसकी कितनी होगी, तो उसकी होगी 160 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 आवर। ठीक है, देन उसके बाद पास्चुराइजेशन। पास्चुराइजेशन इसके अंदर मेनली 2 मेथड होंगे, एक तो होल्डर मेथड और एक वो कौन सा, फ्लैश मेथड। इन दोनों के टाइमिंग और टेम्परेचर अलग है। होल्डर के अंदर होगा 63 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट और फ्लैश के अंदर होगा 72 डिग्री सेल्सियस फॉर 20 सेकेंड। ये आपको याद रखना है। देन उसके बाद आता है टिंडलाइजेशन। टिंडलाइजेशन ये होता है अपना कितना, 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर और 20 मिनट के लिए। और इसको हम करेंगे लगातार 3 दिन तक, है ना, 3 कंजिक्यूटिव डेज के लिए। और एक होता है इंस्पिसेशन। इंस्पिसेशन ठीक है, इसको हम करते हैं 80 टू 85 डिग्री सेल्सियस के ऊपर और 30 मिनट के लिए, और वो भी किस में, लगातार 3 दिन तक। ठीक है, तो जो 3 कंजिक्यूटिव डेज है उसके 2 है, एक तो टिंडलाइजेशन और एक है इंस्पिसेशन। और इन सभी के टेम्परेचर और टाइमिंग आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट वाले हैं वो मैंने आपको बता दिए, बाकी और भी है जो आपको बुक में मिल जाएंगे। नेक्स्ट अपने पास कौन सा है कि हु इज़ नोन एज फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। अब माइक्रोबायोलॉजी के फादर तो आपको पता है कि कौन है, अपने लुईस पास्चर हैं। बाकी 2 फादर और हैं, जैसे कि एक तो फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी और एक है फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी। एंटीसेप्टिक सर्जरी तो फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी है अपना कौन से, रॉबर्ट कोच। और जो एंटीसेप्टिक सर्जरी है उसके फादर कौन है, जोसेफ लिस्टर। तो ये 3 फादर जो है वो मेनली आपको याद रखने हैं। ये बुक में मेनली 3 दे रखे हैं और यही बार बार पूछते रहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि विच इज एडेड टू मैकोन की एगार टू इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। इसने पूछा है कि मैकोन की जो एगार है उसके अंदर हम कौन सा इनहिबिटर डालते हैं, मेनली ये पूछा है। अब देखो जो मैकोन की एगार है वो आपको पता होना चाहिए कि वो किस टाइप का मीडिया है, तो वो डिफरेंशियल मीडिया है। ठीक है, वो क्या डिफरेंशियल मीडिया है। डिफरेंशियल मीडिया कौन से होते हैं, ये वो मीडिया है जो कि कोई भी 2 टाइप के जो ग्रुप है बैक्टीरिया के उनको डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, जैसे कि डिफरेंशियल मीडिया क्या करता है, ये लैक्टोज फर्मेंटर और नॉन लैक्टोज फर्मेंटर को अलग अलग करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं डिफरेंशियल मीडिया। लेकिन मैकोन की एगार जो है वो डिफरेंशियल के साथ साथ सेलेक्टिव मीडिया भी है। ठीक है, क्या है, सेलेक्टिव मीडिया। अब सेलेक्टिव मीडिया की खास बात यह है कि ये एक फिक्स टाइप ऑफ बैक्टीरिया को तो ग्रो होने देता है और बाकी जो बैक्टीरिया है उनको क्या करता है, इनहिबिट करता है। इसीलिए इसके अंदर इनहिबिटर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और उसने यही पूछा है कि कौन सा इनहिबिटर जो है वो मैकोन की एगार के केस में हम यूज करते हैं। तो देखो जो मैकोन की एगार है उसके अंदर हम 2 इनहिबिटर यूज करते हैं, एक तो बाइल साल्ट, ठीक है, बाइल सॉल्ट, और दूसरा इसमें यूज करते हैं हम क्रिस्टल वॉयलेट। कौन सा, क्रिस्टल वॉयलेट। तो अगर पूछ लें कि मैकोन के एगार के अंदर कौन सा इनहिबिटर यूज करते हैं तो बाइल साल्ट और क्रिस्टल वॉयलेट यूज करते हैं। ठीक है, ये इसका ए आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि ग्लूकोज मेमोरी टेस्ट इज। ग्लूकोज मेमोरी टेस्ट किसको बोलते हैं, तो सभी को पता है ये HbA1c को बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं ग्लूकोज मेमोरी टेस्ट, क्योंकि जो लास्ट जो 3 महीने की जो ग्लूकोज की हिस्ट्री है वो हमें इससे पता लगती है। लास्ट 3 मंथ
जो ग्लूकोज लेवल है ब्लड के अंदर वो हमें जो है वो इससे पता लगता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको ग्लूकोज मेमोरी टेस्ट भी बोलते हैं। एक होता है जीटीटी, है ना, इसको बोलते हैं ग्लूकोज टॉलरेंट टेस्ट। ये हम तब करते हैं जब हमें देखना हो कि हमारी बॉडी ग्लूकोज को किस तरीके से प्रोसेस करती है या कितने ग्लूकोज को जो है वो हमारी बॉडी टॉलरेट कर सकती है। तो उसके लिए कौन सा आएगा, जीटीटी। और जीसीटी क्या होता है, इसको बोलते हैं ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट, ठीक है, ये भी होगा। और एक है पीपीबीएस, इसको बोलते हैं पोस्ट पेरेंडियल ब्लड शुगर लेवल, है ना, ये जब खाना खाने के बाद जब शुगर लेवल करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, पीपीबीएस बोलते हैं। तो ये हो गया। तो इसके अंदर आंसर कौन सा आएगा, इसके अंदर आएगा अपना फोर्थ आंसर HbA1c करते हैं हम किसके लिए, लास्ट 3 मंथ का ग्लूकोज लेवल चेक करने के लिए करते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोज मेमोरी टेस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट अपने पास है कि ड्रग ऑफ चॉइस फॉर लेप्रोसी। लेप्रोसी के लिए हम कौन सी ड्रग देंगे, जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो कौन सी होगी। तो ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत बार पूछा गया है, तो आपको सीधा याद रखना है कि लेप्रोसी के लिए हम डेप्सोन यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि हाउ मैनी मोमेंट्स ऑफ हैंड हाइजीन हैव बीन लेड बाय WHO। जो WHO है उसने कितने मोमेंट दिए हैं हैंड हाइजीन के, ये पूछा है। मोमेंट का मतलब है कि हम हैंड हाइजीन हमें कब कब करना है उसको मोमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो WHO ने जो है वो 5 मोमेंट अपने को दिए। 5 मोमेंट में क्या है, 3 तो है बिफोर, ठीक है, और 2 है इसमें आफ्टर। अभी बिफोर आफ्टर क्या है वो मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में करा रखा है। तो इसका आंसर कौन सा आएगा, इसका आएगा C 5। 5 जो है वो हैंड हाइजीन के लिए 5 मोमेंट WHO ने दिए हैं, तो वो हमें याद रखना है। अगला क्वेश्चन अपने पास है कि विच टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन विच प्रोवाइड लोकल इम्यूनिटी। इसमें से कौन सा जो है वो IG है जो कि हमें लोकल इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। अब देखो IgD है, उसके बारे में हमें कुछ खास पता है नहीं, ठीक है, इसलिए ये तो कट गया। दूसरा है IgG। IgG क्या करेगा कि ये आपको पता होगा प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है, ठीक है, ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है, लेकिन लोकल इम्यूनिटी में इसका काम नहीं है। जब बहुत ही लंबी डिजीज चले ना, जब जिसको हम बोलते हैं क्रोनिक डिजीज, उस केस में जो है वो हमें IgG मिलता है। और बात करें IgM की, तो जब एकदम रिसेंट इन्फेक्शन होता है ना, उस केस के अंदर क्या मिलता है अपने को, IgM मिलता है। या कोई भी अगर ब्लड इन्फेक्शन हो तो उस केस में IgM मिलता है, लेकिन लोकल इम्यूनिटी का इससे कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन जो IgA होता है ना, ये अपने काम आता है किसमें, लोकल इम्यूनिटी के अंदर। लोकल इम्यूनिटी का मतलब होता है जो जैसे कि जहाँ सीक्रेट होता है वहीं काम करे, उसी को क्या बोलते हैं, लोकल इम्यूनिटी बोलते हैं। जैसे कि IgA किस में मिलता है, सलाइवा में, ठीक है, सलाइवा के अंदर मिलता है। तो अगर हमारे खाने के अंदर कोई भी अगर पैथोजन जाता है तो वो वहीं काम करता है जो सलाइवा के अंदर होगा, और वहीं पे जो है उस पैथोजन को किल कर दिया जाता है, इसीलिए इसको लोकल इम्यूनिटी बोलते हैं। तो ये IgA किस में होगा, सलाइवा में होगा, और अपने जो टीयर्स आंसू है उसके अंदर होगा, और जो हमारा पसीना है पसीने के अंदर भी थोड़ा बहुत होता है, लेकिन सलाइवा, टीयर्स और जो म्यूकस लेयर है, तो म्यूकस लेयर है उसके अंदर भी IgA होता है। और दूसरा जो कोलेस्ट्रम है, जो माँ का पहला गाढ़ा दूध होता है जिसको कोलेस्ट्रम बोलते हैं, उसके अंदर भी सबसे ज़्यादा IgA पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। इसीलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, IgA हो जाएगा लोकल इम्यूनिटी के लिए, ठीक है। अब देखो जब भी इन्फेक्शन होता है तो सबसे पहले जो अपने को ब्लड के अंदर एंटीबॉडी दिखेगी वो कौन सी होगी, वो IgM टाइप की होगी। अब ये सबसे पहले भी दिखती है और ये डिसअपियर भी सबसे पहले होगी। कुछ टाइम बाद क्या होगा, IgM गायब हो जाएगी बहुत ही कम टाइम में ही, और इसकी जगह कौन ले लेगी, IgG ले लेगी। इसीलिए अगर हमें IgM बढ़ा हुआ मिले तो इसका सीधा मतलब होता है कि ये रिसेंट इन्फेक्शन है, ठीक है, रिसेंट इन्फेक्शन है, ठीक है। रिसेंट इन्फेक्शन को और क्या बोलते हैं, इसको एक्यूट भी बोलते हैं, है ना, एक्यूट इन्फेक्शन भी बोलते हैं। और IgG अगर हमें दिख रही है, इसका मतलब ये जो है ये इन्फेक्शन बहुत ही पुराना है, या इसको क्रोनिक इन्फेक्शन बोल देते हैं, क्रोनिक इन्फेक्शन, ठीक है, ये बात भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रीनल फंक्शन टेस्ट। इनमें से कौन सा है जो कि रीनल फंक्शन टेस्ट, जिसको RFT बोलते हैं या इसको KFT भी बोलते हैं, है ना, किडनी फंक्शन टेस्ट भी बोलते हैं। तो मतलब इनमें से कौन सा जो पैरामीटर है जो कि KFT के अंडर नहीं आता है। तो देखो आपको पता होना चाहिए कि KFT के अंदर कौन कौन से पैरामीटर आते हैं। जैसे कि हमने LFT वाले डिस्कस किए, अभी KFT देखते हैं। तो सबसे पहले कौन सा आएगा, यूरिया,
ब्लड यूरिया लेवल, फिर ब्लड क्रिएटिनिन, और इलेक्ट्रोलाइट के अंदर कौन सा, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड और कैल्शियम। देन उसके बाद यूरिक एसिड, उसके बाद फॉस्फोरस, ठीक है, और देन ये सिस्टासिन सी। तो ये सारे किसके अंदर आते हैं, ये हमारे आरएफटी या फिर केएफटी के अंदर आते हैं। अब हम देखते हैं ऑप्शन के अंदर कि सीरम यूरिया, सीरम क्रिएटिनिन, सिस्टासिन सी, और कौन सा बच गया, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल किसके अंदर आता है, कोलेस्ट्रॉल आएगा अपना किसके अंदर, एलएफटी के अंदर। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, टोटल कोलेस्ट्रॉल। अगला अपने पास है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपोर्ट मीडिया। ठीक है, कौन सा है जो ट्रांसपोर्ट मीडिया नहीं है, एक्सेप्ट पूछा है। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि ट्रांसपोर्ट मीडिया होता क्या है। देखो, जब भी किसी एक लैब से दूसरी लैब के अंदर सैंपल जाता है या एक जगह से दूसरी जगह भी अगर जाए, तो उसके अंदर क्या होगा कि हमारे स्पेसिमेन के अंदर जो भी बैक्टीरिया होगा वो किल हो सकते हैं या मर सकते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं कि हम ट्रांसपोर्ट मीडिया का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब ट्रांसपोर्ट मीडिया का एक सीधा सा हिसाब है कि बैक्टीरिया ना तो होना चाहिए डिवाइड और ना ही होना चाहिए किल, उसका नंबर भी नहीं बढ़ना चाहिए और बैक्टीरिया किल भी नहीं होना चाहिए, है ना। उस वाले मीडिया को बोलते हैं ट्रांसपोर्ट मीडिया। अब अगर ऑप्शन की बात करें तो पहला है वीआर मीडियम, ठीक है, दूसरा है एमीज मीडियम और स्टुअर्ट मीडियम। ये जो तीन मीडियम है, तीनों की तीनों क्या है, ट्रांसपोर्ट मीडियम है। और ये किस बैक्टीरिया के ट्रांसपोर्ट के लिए काम में आते हैं, तो देखो जो वीआर मीडिया है ना, इसको बोलते हैं वेंकटारमन रामाकृष्ण मीडियम, है ना। ये काम आता है अपना कौन सा, विब्रियो कोलेरा के लिए। किसके लिए, विब्रियो कोलेरा। विब्रियो कोलेरा को जब हमें ट्रांसपोर्ट करना हो तो उसके लिए हम कौन सा मीडिया यूज़ करेंगे, वीआर मीडियम। जो एमीज मीडियम और जो स्टुअर्ट मीडियम है, इन दोनों का यूज़ करते हैं हम किसके लिए, इनका यूज़ करते हैं नाइजीरिया के लिए। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं सारे के सारे, एग्जाम में पूछते हैं। लेकिन जो तीसरा वाला है थायोग्लाइकोलेट मीडियम, ये एक टाइप का एन एरोबिक मीडिया है, एन एरोबिक मीडिया है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा, एनारोबिक मीडिया में कौन सा, थायोग्लाइकोलेट मीडियम। अब और भी अगर ट्रांसपोर्ट मीडियम की बात करें तो एक पाइक्स मीडियम है। ये सारे के सारे सीपी बवेजा और अपूर्व शास्त्री में दे रखे हैं। तो जो पाइक्स मीडियम है वो किसके लिए यूज़ करते हैं, वो करते हैं स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस के लिए। उसके बाद एक आता है कौन सा, बफर्ड ग्लिसरॉल सेलाइन, बफर्ड ग्लिसरॉल सेलाइन, इसको यूज़ करते हैं हम किसके लिए, सिजेला, सिजेला और साल्मोनेला के लिए। तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको टोटल 5 ट्रांसपोर्ट मीडियम बताए, वीआर मीडियम, एमीज मीडियम, स्टुअर्ट मीडियम, पाइक्स मीडियम और बफर्ड ग्लिसरॉल सेलाइन। अब ये कौन से बैक्टीरिया के लिए काम में लेते हैं वो आपको पता होना चाहिए। अगला है हमारे पास कि कन्फर्मेटरी टेस्ट, कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर एड्स। अब देखो, एड्स के लिए हम वेस्टर्न ब्लॉट भी करते हैं, एलाइजा भी करते हैं, क्लिया भी करते हैं, लेकिन साउथर्न ब्लॉट जो है वो एड्स के लिए नहीं करते हैं, क्योंकि ये वाला जो है वो किसके लिए करते हैं हम, ये हम डीएनए को डिटेक्ट करने के लिए करते हैं। कौन सा, साउथर्न ब्लॉट। तो ऊपर वाले जो 3 हैं, तीनों के तीनों हम एड्स के लिए कर सकते हैं, ये सभी को पता है। लेकिन इसके अंदर जो क्लिया और जो एलाइजा है, ठीक है, ये इतने स्पेसिफिक टेस्ट नहीं होते एचआईवी के लिए, है ना। आपने पढ़ा होगा कि जो एड्स का जो विंडो पीरियड है उसके अंदर जब एंटीबॉडी शुरू में नहीं बनती है तो एलाइजा क्या आता है, तो उस टाइम पे जो है एलाइजा नेगेटिव आता है, लेकिन एड्स तो हो रहा है ना। इसलिए ये जो एलाइजा और जो क्लिया है वो एक टाइप से स्क्रीनिंग टेस्ट है, ये एड्स के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट है। लेकिन जो वेस्टर्न ब्लॉट है ना, वो क्या है, वो कन्फर्मेटरी टेस्ट है। और कन्फर्मेटरी क्यों है, क्योंकि ये जो एचआईवी की जो स्पेसिफिक एंटीबॉडी है उसको डिटेक्ट करता है ना। तो ये क्या डिटेक्ट करेगा, ये एचआईवी स्पेसिफिक जो एंटीबॉडी है उसको डिटेक्ट करेगा। इसीलिए जो है वो एड्स के लिए अगर कन्फर्मेटरी टेस्ट पूछे तो कौन सा होगा, वेस्टर्न ब्लॉट, हम इसको टिक कर देंगे। ये भी जो है वो एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि CSF सैंपल फॉर बैक्टीरियल कल्चर शुड आइडियली बी, कि जो CSF सैंपल है बैक्टीरियल कल्चर के लिए वो मेनली कैसा होना चाहिए आइडियली। तो देखो, इसमें याद रखने वाली बात यह है कि जो CSF सैंपल होते हैं ना, उनको हम कभी भी रेफ्रिजरेट नहीं करते। ठीक है,
उनको कभी भी फ्रिज में नहीं रखते हैं। इसके पीछे क्या कारण है कि कुछ बैक्टीरिया जो हमारे काम के हैं, है ना, जो कुछ फास्टिडियस बैक्टीरिया होते हैं ना, फास्टिडियस बैक्टीरिया है, जैसे कि कौन सा सबसे इम्पोर्टेंट हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, या फिर अपने नाइजीरिया मेनिंजाइटिस, या फिर ये स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। ये जो कुछ इम्पोर्टेंट बैक्टीरिया है जिनको हम जो है वो सेपरेट करना चाहते हैं, आइसोलेट करना चाहते हैं, वो रेफ्रिजरेट करते ही जो है वो किल हो जाते हैं। इसीलिए CSF सैंपल को जो है वो कभी भी रेफ्रिजरेट नहीं करते हैं। तो हमें फाइनली करना क्या है कि हमें बैक्टीरिया ही तो आइसोलेट करने हैं, है ना, कल्चर के साथ। तो अगर बैक्टीरिया किल हो गए तो फिर कोई फ़ायदा है नहीं, इसीलिए CSF सैंपल को कभी भी क्या नहीं करते, रेफ्रिजरेट नहीं करते हैं। अब इसको ऑप्शन में पढ़ते हैं कि प्रोसेस्ड इमीडिएटली विदाउट रेफ्रिजरेशन, तो सही बात है। जैसे ही अपना CSF सैंपल आया उसको इमीडिएटली जो है वो हम प्रोसेस कर देंगे विदाउट रेफ्रिजरेशन, तो ये सही ऑप्शन हो गया। दूसरा पढ़ते हैं इनक्यूबेटेड इमीडिएटली एट 4 डिग्री सेल्सियस। अब 4 डिग्री सेल्सियस तो फ्रीज में रखना ही हो गया, तो ये तो गलत हो गया। तो तीसरा है स्टोर्ड इन फॉर्मेलिन। फॉर्मेलिन अपने आप में एक बैक्टीरियोसाइडल एजेंट है, अगर फॉर्मेलिन में रखेंगे तो बैक्टीरिया किल वैसे हो जाने, तो ये भी गलत हो गया। और चौथा है रेफ्रिजरेटेड बिफोर प्रोसेसिंग, तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन कौन सा आ गया, ए, प्रोसेस्ड इमीडिएटली विदाउट रेफ्रिजरेशन। अगला हमारे पास है कि इन द RH ब्लड ग्रुप सिस्टम व्हाट डज एन RH नेगेटिव स्टेटस इन इंडिकेट। इसने पूछा कि RH नेगेटिव बेसिकली किसको बोलते हैं। तो देखो, जो हमारे RBC होती है ना, उसके ऊपर सभी को पता है कि 3 टाइप के एंटीजन होते हैं मेनली, जो ब्लड ग्रुप को डिसाइड करते हैं। एक को A एंटीजन बोलते हैं, दूसरे को B बोलते हैं, और तीसरे को कौन सा बोलते हैं, अपने D एंटीजन बोलते हैं। ठीक है, जो A वाला जो एंटीजन है वो ब्लड ग्रुप A को डिसाइड करता है, और अगर B वाला एंटीजन है तो वो कौन सा होगा, ब्लड ग्रुप B होगा। अगर दोनों एंटीजन साथ में है तो कौन सा होगा, ब्लड ग्रुप AB होगा। और अगर D वाला अगर एंटीजन है तो वो क्या होगा, वो होगा RH पॉजिटिव होगा। और अगर D एंटीजन नहीं है तो वो क्या होगा, वो इंडिविजुअल जो है वो RH नेगेटिव होगा। अब ऑप्शन पढ़ते हैं, प्रेजेंस ऑफ स्मॉल D एंटीजन इन प्लाज्मा, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इस बोला है कि D एंटीजन प्रेजेंट होना चाहिए, जबकि RH नेगेटिव में जो है वो D एंटीजन एब्सेंट होगा, तो ये गलत हो गया। प्रेजेंस ऑफ C एंड E एंटीजन, CE तो किसी काम का है नहीं। एब्सेंस ऑफ A एंड B एंटीजन, A और B एंटीजन जब एब्सेंट होंगे तो वो कौन सा होगा, वो O ब्लड ग्रुप O होगा, तो ये भी नहीं है। लास्ट है एब्सेंस ऑफ D एंटीजन, ये सही है। जब D एंटीजन एब्सेंट होगा तो वो जो इंडिविजुअल है वो RH नेगेटिव हम जो है वो उसको बोलेंगे। तो इसका आंसर कौन सा आ गया, D आ गया। अगला हमारे पास है कि एब्सोल्यूट इओसिनोफिल काउंट इज प्राइमरीली यूज्ड टू डिटेक्ट। तो देखो, जो इओसिनोफिल है ना, इओसिनोफिल वो मेनली किसके लिए होती है, या किस केस के अंदर उसका नंबर इंक्रीज होगा। तो एक तो पैरासाइट के इन्फेक्शन में, तो पैरासाइट का इन्फेक्शन होगा तो इओसिनोफिल बढ़ेंगे। और दूसरा एलर्जी के केस में, जब एलर्जी होगी तब भी क्या होगा, तब भी जो है वो इओसिनोफिल काउंट बढ़ेगा। ठीक है, तो अभी हम इसमें ऑप्शन देखते हैं, जैसे कि डायबिटीज़ मेलाइटस, तो डायबिटीज़ का तो इओसिनोफिल के साथ दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, तो ये गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया क्या होगा कि जब ल्यूकोसाइट्स का कैंसर होता है जिसको ल्यूकेमिया बोलते हैं, तो उस केस में तो सारी की सारी WBC है वो सारी की सारी बढ़ेगी, है ना, तो इओसिनोफिल भी बढ़ेगी लेकिन बाकी भी बढ़ेगी। लेकिन इसने पूछा है कि एब्सोल्यूट इओसिनोफिल किस में मिलेगा, तो एब्सोल्यूट का मतलब है कि केवल इओसिनोफिल, तो ल्यूकेमिया भी नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर तो सारी की सारी बढ़ेंगी। एनीमिया किसको बोलते हैं, जब RBC की कमी हो जाए, तो वो तो इओसिनोफिल से किसी भी तरीके से रिलेटेड नहीं है। चौथा है पैरासिटिक इन्फेक्शन और एलर्जी, है ना, तो ये इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज मोस्ट कॉमनली स्क्रीन्ड यूजिंग ए रूटीन यूरिन टेस्ट। इसने बोला है कि जो रूटीन यूरिन टेस्ट है उसके अंदर मोस्ट कॉमनली हम कौन सी चीज़ें देखते हैं। तो इसके अंदर ऑप्शन पढ़ते हैं, तो D ऑप्शन हमारा है अस्थमा। अब अस्थमा से जो है वो यूरिन का दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है, तो ये गलत हो गया। C ऑप्शन है हमारा ट्यूबरक्लोसिस, है ना, तो TB को देखने के लिए हम यूरिन टेस्ट तो नहीं करते हैं, सभी को पता है। और B ऑप्शन हमारा है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन के लिए हम जो है यूरिन का टेस्ट जो है नहीं करते हैं रूटीनली, तो ये भी गलत हो गया। लेकिन जो डायबिटीज़ मेलाइटिस है उसको देखने के लिए हम जो है
और रूटीन यूरिन टेस्ट हम कर सकते हैं। क्योंकि जब यूरिन के अंदर ग्लूकोज आने लग जाए, है ना, जिसको ग्लाइकोसूरिया बोलते हैं, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में डायबिटीज़ मेलाइटस होगी, है ना। इसलिए आंसर कौन सा आ जाएगा, फर्स्ट डायबिटीज़ मेलाइटस। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इन कोलेस्ट्रॉल एस्टिमेशन ए सीरम सैंपल शुड आइडियली बी। ये कोलेस्ट्रॉल एस्टिमेशन के लिए सीरम सैंपल, आइडियली सीरम सैंपल कैसा होना चाहिए। तो इसको तो हम जो है वो ऑप्शन से कर सकते हैं। जैसे कि पहला है लाइपेमिक एंड फ्रोजन इमीडिएटली। तो लाइपेमिक सैंपल तो हम बिल्कुल यूज़ नहीं करते हैं कभी भी, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा है नॉन हीमोलाइज्ड, ये ठीक है। टेस्टेड फ्रेश और रेफ्रिजरेटेड, ये बिल्कुल सही ऑप्शन लग रहा है कि ना तो ये हीमोलाइज्ड होना चाहिए और एकदम फ्रेश होना चाहिए, और फ्रेश नहीं है तो उसको रेफ्रिजरेट किया हुआ होना चाहिए। और तीसरा ऑप्शन देखते हैं एक बार के लिए कि कोगुलेटेड एंड मिक्स विद एथेनॉल, तो गलत है। कोगुलेटेड ब्लड तो हम क्यों ही यूज़ करेंगे। लास्ट है हीमोलाइज्ड, हीमोलाइज्ड बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हीमोलाइज्ड से क्या होगा कि जो अंदर जो कोलेस्ट्रॉल है आरबीसी के अंदर वो बाहर आ जाएगा, तो हमें जो है वो फॉल्स इंक्रीज्ड रिजल्ट मिल सकते हैं, तो ये भी गलत हो गया। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, नॉन हीमोलाइज्ड एंड टेस्टेड फ्रेश और रेफ्रिजरेटेड सीरम सैंपल हमें चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि द एंटीकोगुलेंट दैट बाइंड टू फैक्टर 4 ऑफ ब्लड कोगुलेशन एंड इट यूज फॉर कंप्लीट ब्लड काउंट, कि ऐसा कौन सा एंटीकोगुलेंट है जो कि फैक्टर 4 के साथ बाइंड होता है और साथ में ही वो सीबीसी काउंट में जो है वो सीबीसी टेस्ट के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो दो कंडीशन हमें दी है कि फैक्टर 4 के साथ बाइंड होना चाहिए और सीबीसी के अंदर हम उसका यूज करें, वो वाला एंटीकोगुलेंट कौन सा है। तो देखो फैक्टर 4 कौन सा होता है, फैक्टर 4 होता है कैल्शियम। अब आप बोलोगे कि सर सोडियम सिट्रेट और ये अपना ऑक्जेलेट और ईडीटी, ये तीनों के तीनों जो है वो कैल्शियम के साथ बाइंड होते हैं, तो कौन सा ऑप्शन सही करें। तो इसके लिए उसने दूसरी कंडीशन दी हुई है कि जो सीबीसी में काम आता हो। तो सीबीसी में कौन सा काम आता है, तो इसके अंदर आता है अपना ईडीटी काम आता है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी ईडीटी हो जाएगा, है ना। अब जो हिपेरिन है वो कैल्शियम के साथ बाइंड नहीं होता, वो क्या करता है कि वो जो एंटीथ्रोम्बिन थर्ड है उसको एक्टिवेट कर देगा, और इसी मैकेनिज्म से जो है वो ये एंटीकोगुलेशन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि विच प्रिंसिपल इज प्राइमरीली यूज्ड इन ऑटोमेटेड ब्लड सेल काउंटर्स। तो देखो जो ऑटोमेटेड ब्लड सेल काउंटर्स होते हैं, जो सीबीसी की ऑटोमेटेड मशीनें हैं, जिसको हम कई बार बोलते हैं ना कि 4 पार्ट की है या 6 पार्ट की है, तो वो वाली जो मशीन्स है वो किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर कौन सा आएगा, इसका आएगा इलेक्ट्रिकल इम्पीडेंस। जो भी हमारी जो सेल काउंटर्स होती है वो सारी की सारी इलेक्ट्रिकल इम्पीडेंस के ऊपर बेस्ड होती है।